सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए भी ऑपरेशन जल राहत ये शुरू किया कहां पर? तो आंसर होगा असम में। तो अभी भारतीय सेना ने असम में आए भीषण बाढ़ के दौरान लोगों की मदद करने के लिए भी ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। इससे पूर्वी असम के कई इलाके पानी में डूब गए। बाढ़ के कारण लोगों के घर, सड़कें और खेत प्रभावित हुए। तो हमारी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन जल राहत। आप कहोगे ये भारतीय सेना का राहत और एक बचाव अभियान है जिसका उद्देश्य है बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना और उन्हें जरूरी सहायता पहुंचाना। किन जिलों में ये अभियान चल रहा है या सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से जिले हुए? तो शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और भी कई जगह प्रभावित हुई है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित ये वाले हुए। ठीक है, तो हमें तो क्या याद रखना है, एक लाइन में आप याद रखेंगे अभी भारतीय सेना ने असम में जो बाढ़ आई है, भीषण बाढ़ आई है, तो उस दौरान लोगों की मदद करने के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। अब असम की बात हो रही है तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग बुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। लोक नृत्य में बात करें बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया, क्लासिकल डांस सत्रिया हो गया। त्योहारों में बात करें बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो उत्सव हो गया। अंबुबाची का मेला यहीं पर लगता है असम के कामाख्या देवी मंदिर में। असम का 8वां नेशनल पार्क अभी बना था सिखना ज्वेलाओ नेशनल पार्क। इससे पहले 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? देहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल यह है भूपेन हजारिका, डोलो सदिया पुल भी कहते हैं, लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर बनाई है। उसके अलावा ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 किस भारतीय को मिला था? डॉक्टर रतानुनाथ, ये असम के हैं। और ये जो ब्रेक थ्रू प्राइज है इसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। सुवर्णी महोत्सव यहाँ मनाया गया। लिली दास मलिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी जिनका निधन हो गया। भारत ने पहली बार गांगेज सॉफ्ट शेल टर्टल यानी कि गंगा सॉफ्ट शेल कछुए पर सैटेलाइट टैग लगाया और उसे काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा था। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने असम के गुवाहाटी में भारत की पहली एआई और डिजिटल पावर्ड फिजिटल बैंक ब्रांच शुरू की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बना असम। मिशनरी सेनेहजोरी ये शुरू हुआ असम के मुगा रेशम क्षेत्र के विकास के लिए। यूरोपियन यूनियन ने किस राज्य में फ्लेवर, खुशबू और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया? तो असम। अंबुबाची का मेला ये यहीं पर लगता है असम के कामाख्या देवी मंदिर में। बिना आंखों वाली जमीन के नीचे रहने वाली मछली की एक नई प्रजाति जिसको बोला गया गिचक नाकाना, इसकी खोज कहां पर हुई थी? असम में। असम के गोलपारा जिले के एक साधारण से कुएं में इसको खोजा गया था। और असम के सोनितपुर जिले के बोरजुली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यहाँ पे जंगली चावल प्राकृतिक रूप से उगता है। और असम ये भारत का पहला राज्य बन गया जहां जापान की माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है। ठीक है, तो इन सब कारण से भी असम न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये भी देखो अभी असम के जो 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला था वो कौन कौन से हैं? कार्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद, बिहू पेपा, असमिया बांस शिल्प, देवरी हथकरघा उत्पाद। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में हेक्स 20 ने स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 पर कोयो सैटेलाइट लॉन्च किया। हेक्स 20 का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा केरल। तो केरल का एक स्पेस स्टार्टअप है हेक्स 20 और इसी ने अपना अभी दूसरा सैटेलाइट जिसका नाम है कोयो इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये सैटेलाइट ताइवान की नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया है और इसको लॉन्च किया गया भी स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के तहत। और लॉन्चिंग के लगभग 40 मिनट बाद ही हेक्स 20 को सैटेलाइट से सिग्नल मिल गया जिससे ये पुष्टि हो गई, ये पक्का हो गया कि भैया कोयो जो सैटेलाइट है ये सही तरीके से अब काम कर रहा है। कोयो करता क्या है? तो कोयो कोई सामान्य संचार सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है।
आप कहोगे ये एक मल्टी पेलोड टेस्ट सैटेलाइट है, मतलब ये अलग अलग देशों की नई अंतरिक्ष तकनीकों टेक्नोलॉजीज का अंतरिक्ष में परीक्षण करता है, टेस्टिंग करने का काम करता है। ठीक है, और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, ये इस जो केरल का ये जो अंतरिक्ष स्टार्टअप है हेक्स-20, इसका ये दूसरा सैटेलाइट है। तो इसका पहला सैटेलाइट कौन सा था, वो था नीला, जिसे 2025 में इसने लॉन्च किया था, जो कि भारत का पहला निजी राइड शेयर सैटेलाइट था और केरल का पहला निजी तौर पर बनाया गया सैटेलाइट था। और अब ये इस कंपनी का दूसरा सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है कोयो। ठीक है, तो ये इससे सारी बातें मैंने आपको बता दी है। कुछ सैटेलाइट से ही बनने वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अगर बात करते हैं कि भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा, तो आंसर होगा अनंत टेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। ध्रुव स्पेस ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, और ये स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना पहला वाणिज्यिक कमर्शियल उपग्रह कमर्शियल सैटेलाइट मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है लीप 1। उसके अलावा बंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप जो है गैलेक्साई, इसने दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। और पिक्सल और सर्वम एआई ये मिलकर के पाथफाइंडर नाम का एक स्पेशल सैटेलाइट इन्होंने बनाने की घोषणा की है। ये भारत का पहला एआई चलित एआई पावर्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट होगा। और अमेरिका ने सोलार 1 नाम का एक नया उपग्रह चालू किया जिसका काम है सूर्य से आने वाले खतरनाक सौर तूफानों सोलर स्टॉर्म्स पर नजर रखना और समय रहते चेतावनी देना। और अभी आपको याद होगा स्पेस एक्स ने बोर नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, इसे सिटी लैब्स ने बनाया है। ये दुनिया का पहला व्यवसायिक उपग्रह है जिसमें बेटा वोल्टाइक परमाणु तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है। उसके अलावा जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जो है जाक्सा, इसने आरवीएक्स नाम के दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले रीयूजेबल रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया। और वैसे चाइना ने अभी पहली बार लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट के पहले चरण को अंतरिक्ष में पेलोड भेजने के बाद सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर वापस उतार लिया है। मतलब अब वो भी रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, तो आंसर हो जाएगा चाइना। यहाँ हम बात कर रहे हैं एशियाई अंडर 13 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की, जो अभी 9 से लेकर 12 जुलाई तक हुआ था। कहाँ पर, ऑर्डोस चीन में। ये इसका पहला संस्करण था। और मेडल टैली में आप देखोगे तो पहले स्थान पर चाइना है। चाइना ने 23 गोल्ड, 17 सिल्वर और 12 ब्रोंज यानी कि टोटल 52 मेडल जीते। दूसरे पे जापान है, तीसरे पे उज्बेकिस्तान, भारत चौथे स्थान पर है। भारत ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 9 ब्रोंज जीते यानी कि टोटल 16 मेडल जीते। अब जो हमारे पास 3 गोल्ड आए ना, ये कौन कौन लेकर के आए देख सकते हो। तो एक गोल्ड मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम लेकर के आई है, और एक गोल्ड आनंद सिंह लेकर के आए पुरुषों की भाला फेंक इवेंट में जेवलिन थ्रो में, और एक गोल्ड महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम लेकर के आई है। इस तरह से 3 गोल्ड हमारे पास आए इस एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में, जो कि इसका पहला संस्करण था, जो हुआ कहां पर, चाइना में हुआ। ठीक है, इतनी बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे। पहला संस्करण है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 को पास किया है। इसका मकसद है राज्य में उद्योग और कारोबार शुरू करना और चलाना आसान बनाना। तो छत्तीसगढ़ ये देश का पहला राज्य बन गया जिसने रिस्क यानी कि जोखिम और ट्रस्ट यानी कि भरोसा आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम को लागू किया है। अब रिस्क आधारित सिस्टम क्या हो गया, सरकार अब सभी कारोबारों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करेगी। मतलब कम जोखिम कम रिस्क वाले जो कारोबार हो गए, जैसे छोटे एमएसएमई या दुकानें या छोटे उद्योग हो गए, तो ऐसे कम जोखिम वाले कम रिस्क वाले जो कारोबार होंगे उनको जल्दी और आसान मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन जो ज्यादा रिस्क वाले जो उद्योग हो गए, बड़े बड़े जो उद्योग हो गए, जो कारखाने हो गए, प्रदूषण फैलाने वाले जो उद्योग हो गए, उनको पहले की ही तरह
तकनीकी जांच और निरीक्षण करवानी होगी। तो ट्रस्ट आधारित सिस्टम क्या हो गया कि सरकार छोटे कारोबारियों पर भरोसा करेगी, बार बार सरकारी निरीक्षण की जगह सेल्फ सर्टिफिकेशन चलेगा, अधिकृत इंजीनियर या आर्किटेक्ट या विशेषज्ञ के प्रमाण पत्र को भी मान्यता मिलेगी। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे राज्य के 15 लाख से ज्यादा एमएसएमई और अन्य जो छोटे कारोबारी हैं उनको सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ ये देश का पहला राज्य बन गया जिसने रिस्क और ट्रस्ट आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम को लागू किया है। क्या मतलब हो गया, वो मतलब मैंने आपको नीचे समझा दिया है। अब बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर हो गई, गवर्नर है रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कुछ लोक नृत्य में बात करें, पंथी हो गया, राउत नाच, सुआ, कर्मा, पंडवानी, ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। बाकी कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से रिवाइज करें तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भी पहला संस्करण हुआ था फरवरी में ही, फरवरी या मार्च में जब भी हुआ था, मतलब इसी साल हुआ था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। जिसका मैस्कॉट क्या है? मोरवीर है और इसमें टॉप पे कर्नाटक रहा। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर साइट बना। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ में। रानी दुर्गावती योजना, इस योजना में बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ये यहाँ पर शुरू हुई। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि परब 2026 ये हुआ कहाँ पर? छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के राखी में एक सरकारी स्कूल में राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना यहाँ पर शुरू हुई। और छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अभी छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर शुरू हुआ। उद्देश्य है मजदूरों को घर बैठे नौकरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक अभी छत्तीसगढ़ में ही हुई थी। उसके अलावा अभी आदर्श शहर समृद्धि योजना ये भी यहाँ पर शुरू हुई। और मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई का भी निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी की सबसे प्रसिद्ध कलाकार थी। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ग्रामोद्यम कार्यक्रम को अभी किसने शुरू किया? तो आंसर होगा नाबार्ड ने। तो ग्रामोद्यम कार्यक्रम ये एक नया ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम है जिसे नाबार्ड ने अपने 45वें स्थापना दिवस जो कि अभी इसने मनाया 12 जुलाई 2026 को, तो इसी मौके पर इसने इसको शुरू किया, जिसका उद्देश्य है गांव के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और सफल बनाने में मदद करना। मतलब अब ग्रामीण युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना इसका मकसद है। गांव में टिकाऊ सस्टेनेबल व्यवसाय विकसित करना है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करना है। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो इन्होंने कहा कि ये 3 साल का एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। लगभग 4000 ग्रामीण उद्यमियों को यहाँ पे प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में दिया जाएगा। तो लक्ष्य रखा इन्होंने 3 साल में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 4000 ग्रामीण उद्यमियों को तैयार किया जाएगा। कौन सा कार्यक्रम है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम। नाबार्ड ने अभी इसको शुरू किया है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? शिवरमन समिति। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष हैं के.वी. शाह जी। अभी कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए इसने नाबार्ड ने एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा की थी। और नाबार्ड ने ही नेशनल क्लाइमेट स्टेट इनोवेशन चैलेंज को भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, तो नाबार्ड से ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? मैस्कॉट का नाम क्या है? तो आंसर होगा पीको। तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं और अभी हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, उन्होंने इसके लिए ऑफिशियल जो मैस्कॉट है उसको लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है पीको। पीको से आपको याद आ रहा है पीकॉक, है ना? इसका मतलब ये जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पीकॉक, उसी से प्रेरित है। नाम इसका पीको है। अच्छा, ये बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 ये इस साल अगस्त में होंगे। कहाँ पे?
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, जो कि इसका 30वां संस्करण होगा। 50 से ज्यादा देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अभी इसका मैस्कॉट लॉन्च हुआ है। यहाँ पहले मैं आपको मैस्कॉट से ही संबंधित कुछ 2-4 प्रश्न आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया शुभंकर लॉन्च किया था, उसका नाम सांख्यिकी है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना मैस्कॉट लॉन्च किया, उदय नाम है। और गृह मंत्री जी ने अभी जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नाम के 2 शुभंकरों को लॉन्च किया था। और विश्व योगासन चैंपियनशिप जो अभी हुआ पहला एडिशन अहमदाबाद में हुआ था ना, जिसमें भारत टॉप पे रहा था, उसका मैस्कॉट क्या है? वीर नाम का एक शेर है। और 22वें जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होंगे त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में, उसका शुभंकर क्या है? मयूर है। वो भी रिप्रेजेंट करता है पीकॉक को ही। और जो आज हमने पढ़ा ना बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, उसका है पीको, वो भी रिप्रेजेंट करता है मोर को ही। बाकी देखो प्रश्न हमारा बैडमिंटन वाला है, ठीक है। तो बैडमिंटन से कुछ और प्रश्न भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे यही अभी हमने प्रश्न पढ़ा कि 30वां जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये भारत में होगा नई दिल्ली में, इसी का मैस्कॉट हमने पढ़ा पीको है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी है पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है। ऐसा करने वाली वो दुनिया की 6ठी प्लेयर है। साइना नेहवाल अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास ले लिया। 24वां इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, इसमें मेन सिंगल जीता लिन चुन यी ने, ताइवान के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल जीता आन सी यंग ने, साउथ कोरिया की है। उसके अलावा पीवी सिंधु अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की काउंसिल की सदस्य भी बन गई है। और जो बैडमिंटन का सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है ना, जिसे थॉमस कप, उबेर कप आप कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि थॉमस कप का संबंध किससे है, उबेर कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से। अभी डेनमार्क में हुआ थॉमस कप, ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको चाइना ने जीता, फ्रांस को हराया। उबेर कप ये महिलाओं का है, जिसे साउथ कोरिया ने जीता, चाइना को हराया। और अभी जो 43वां बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुआ था निंगबो चाइना में, तो यहाँ पे जो भारत के युवा शटलर प्लेयर हैं आयुष शेट्टी, इन्होंने मेन सिंगल में सिल्वर जीता था। उसके अलावा अभी डेनमार्क के जो स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं विक्टर एक्सेल्सन, उन्होंने संन्यास ले लिया। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के जोड़े ने सिंगापुर ओपन 2026 का पुरुष युगल मेंस डबल जो टाइटल है उसको जीत लिया है। बाकी यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में अगर देखें तो भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने मेन सिंगल में सिल्वर जीता, यानी कि रनर अप रहे थे। ठीक है, तो बैडमिंटन से ये सारी बातें भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा हरजीत सिंह ग्रेवाल बने हैं। तो सिंपल सा याद रखना है, हरजीत सिंह ग्रेवाल ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बोलेंगे अंग्रेजी में। ये भारत सरकार की एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका काम है माइनॉरिटी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। इसका गठन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत किया गया था। और इस आयोग में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 5 सदस्य होते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इसके नए चेयरपर्सन की, चेयरमैन की बात कर रहे हैं, वो बन गए हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष याद रखेंगे हरजीत सिंह ग्रेवाल। कुछ और नियुक्तियां मैं आपको साथ में रिवाइज कराऊं, नियुक्ति वाला प्रश्न क्योंकि जैसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष बने विवेक अग्रवाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं, इनको फिर से नियुक्त कर दिया गया 3 सालों के लिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने डॉक्टर महेश दीक्षित। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है, इसके नए निदेशक बने डॉक्टर यूपी राजीव। और सीबीडीटी के अध्यक्ष बने रवि अग्रवाल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बने, मतलब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। आर्मी चीफ धीरज सेठ बने। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अध्यक्ष अभी चुना गया खलीलुर रहमान को, बांग्लादेश के हैं। कार्यकाल इनका सितंबर से चालू होगा। वैसे भी वर्तमान में 80वें सत्र के अध्यक्ष एनालेना बैरबॉक जो कि जर्मनी से है। वर्ल्ड बैंक में भारत के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने नीलकंठ मिश्रा। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने थे आशुतोष दीक्षित। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो नए महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बने उनका नाम है सुंदर राज पी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं अपॉइंटमेंट से, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी?
तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में देश की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान जो जू है उसको बनाने की अनुमति दे दी है। तो ये भारत की पहली नाइट सफारी होगी, मतलब दुनिया में ऐसी ये 5वीं नाइट सफारी होगी। इससे पहले सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया में नाइट सफारी मौजूद है। अब ये भारत की पहली होगी। नाइट सफारी क्या होती है? नाइट सफारी एक ऐसा चिड़ियाघर होता है जहां रात के समय घूमकर रात के समय जो सक्रिय रहने वाले जो जानवर हैं उनको आप देख सकते हो। बाकी कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में ये शुरू की जाएगी। तो कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते हैं, लखनऊ यूपी में है। ये स्थापित हुआ था 1950 में और ये लखनऊ का सबसे बड़ा ग्रीन क्षेत्र आप कह सकते हो। इसका नाम कुकरेल जलधारा के नाम पर पड़ा है जो कि गोमती नदी की सहायक नदी है। बाकी यहाँ पे जो कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है, ये आप कहोगे कि भारत का पहला घड़ियाल संरक्षण केंद्र है जो स्थापित हुआ था 1975 में। इसका उद्देश्य है गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियालों का संरक्षण करना। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न रहेगा, ध्यान में रखना इसको। ये देश की पहली नाइट सफारी होगी कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में। कहां पर? लखनऊ यूपी में। बाकी यूपी की ही बात है तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल लखनऊ हो गई है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का पुष्प है, पलाश, फल है आम। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना तराई एलिफेंट रिजर्व। बाकी कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न पड़े यहाँ से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में डीजी रोवर जीएनएसएस विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया। जीएनएसएस मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब सैटेलाइट के जरिए जो गांव में जमीनें होंगी उनका माप किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की, इसी को नाम दिया गुरु दक्षिणा। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के भद्रसा कस्बे का नाम बदलकर भारत नगर कर दिया। और इसी के साथ अयोध्या जिले की जो खिलोनी सुचितागंज नगर पंचायत है उसका नाम बदलकर मां ज्वाला जी नगर पंचायत कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन साई वज्र शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई को यानी कि अभी विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर ही कौशल सेतु और कौशल सारथी नाम से 2 नए डिजिटल पोर्टल को शुरू किया था लखनऊ से। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे यूपी से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में पूछ रहे हैं कि चीन के द्वारा शुरू किए गए वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा शंघाई में। तो 2026 में शंघाई में आयोजित वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस के दौरान चाइना ने वर्ल्ड एआई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की है। तो आप कहोगे ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है दुनिया के देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और एआई के नियम तय करना। तो वर्ल्ड एआई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें क्या है, तो आप कहोगे एआई के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने वाला एक नया संगठन है जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। और 29 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की है। इसमें कौन कौन से देश हैं? मुख्य रूप से चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया आदि देश शामिल है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है एआई का लाभ केवल अमीर देशों तक सीमित न रहे, विकासशील देशों को भी एआई तकनीक प्रशिक्षण और रिसर्च का फायदा मिले, मतलब सभी देशों को एआई विकास में बराबर अवसर मिले। ये इनका कहना है कि भैया ये इसका उद्देश्य। अब एआई से पहले मैं आपको कुछ संबंधित प्रश्न रिवाइज कराता हूँ। देखो एआई की हम बात करते हैं तो 2 पॉइंट मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ। एआई के गॉडफादर कौन? जेफरी हिंटन। एआई के फादर कौन? जॉन मैकार्थी। और दिल्ली विधानसभा ने विधान साथी एआई चैटबॉट को लॉन्च किया और इससे दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई जहां एआई का उपयोग विधायकों के काम में होगा। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने अभी न्याय सेतु एआई चैटबॉट और एक शुभंकर दीक्षा को लॉन्च किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में एआई पर रोक लगा दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया। नारित एआई एक स्मार्ट कंप्यूटर टूल है, एआई टूल है जिसे गुजरात पुलिस ने बनाया है। ये टूल ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच में पुलिस की मदद करेगा। और गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला रखी गई अभी विशाखापत्तनम में। डीआरडीओ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रज्ञा नाम का एक स्वदेशी एआई आधारित उपग्रह खुफिया प्रणाली सौंपा है।
पिक्सल और सर्वम एआई ने मिलकर पाथफाइंडर नाम का एक स्पेशल सैटेलाइट बनाने की घोषणा की। सीबीआई ने एक नया एआई चैटबॉट बनाया है जिसका नाम है अभय। तो ये कुछ एआई से संबंधित प्रश्न है। लेकिन आज का जो प्रश्न था उसमें चाइना की बात हम कर रहे थे, तो चाइना भी लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग हो गई है। यहीं पर आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय भी मिलेगा। करेंसी रेनवेन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। जानते हो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी नदी, जो चीन में बहती है। चीन का जो शंघाई शहर है इसी नदी के किनारे है। चीन का शोक हुआंगहो नदी को कहा जाता है, येलो रिवर भी इसको कहते हैं। वैसे कुछ करंट अफेयर्स भी देख लो चाइना से, जैसे अभी YJ-20 एक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। अभी इसका सफल परीक्षण चीन ने किया था और इसी का दूसरा नाम है ईगल स्ट्राइक 20। उसके अलावा चाइना ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की। विक्रम दुर्राईस्वामी चाइना में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर बने। और चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई तकनीक बनाई है जिसे जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल कहा गया है। मतलब ये एक बैटरी की तरह, इसमें आपको कोयले से सीधे बिजली मिल जाएगी। मतलब कोयला जलाने की जरूरत नहीं है, कोई धुआं वगैरह करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा चाइना ने एटलस नाम का एक स्वार्म ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया। ये एक चलता फिरता ड्रोन कंट्रोल सिस्टम है। और हमने पढ़ा था भी थॉमस कप, उबेर कप जो इस साल डेनमार्क में हुआ बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। तो थॉमस कप को चाइना ने जीता था फ्रांस को हरा के, और उबेर कप को साउथ कोरिया ने जीता था। यहाँ पे चाइना हार गया था। और चाइना ने जातीय एकता कानून एथनिक यूनिटी लॉ को पारित किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से स्माइल मिशन लॉन्च किया? तो चाइना। और भारत और चीन ने बीजिंग में सीमा मामलों पर चर्चा के लिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 35वीं बैठक आयोजित की। चाइना ने दुनिया के पहले कमर्शियली मंजूर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट नियो को मंजूरी दी। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इसका आयोजन वर्ल्ड बैंक ने किया। और इसमें हमने देखा कि भारत का जो सबसे अच्छा कंटेनर पोर्ट बताया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, जो कि दुनिया में 22वें स्थान पर है। और टॉप पर चाइना का फुजोऊ पोर्ट है। उसके अलावा विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी चाइना का बन गया, जिसका नाम है लाइन शाइन। बांग्लादेश में जो मोंगला पोर्ट है उसी के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए चाइना ने समझौता किया अभी बांग्लादेश के साथ। और ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 रिपोर्ट आई थी, इसमें चाइना पहले स्थान पर है, भारत 5वें स्थान पर है। चीन ने प्रशांत महासागर में अपनी JL-3 जुलोंग 3 मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। ये सबमरीन से छोड़े जाने वाली एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो चीन से अभी ये सारे करंट अफेयर्स हमने पढ़े, ध्यान में रखना। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगी तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी PDF प्रैक्टिस के लिए जो इनकी क्विज होती है, मॉक टेस्ट होता है, वो आपको मिल ही जाता है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि 58वां अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ। फिर पूछा अभी 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 किस राज्य को मिला? तो आंसर होगा गुजरात को। फिर पूछा कि अभी भारत के पहले भूतापीय कुओं का संचालन कहां पर शुरू हुआ? पूगा घाटी, लद्दाख में हुआ है। फिर पूछा कि ऑपरेशन तूफान किस राज्य ने शुरू किया? तो आंसर होगा केरल सरकार ने इसको शुरू किया। फिर पूछा तीसरा, भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक अभी कहां पर हुई? तो आंसर होगा ब्रुसेल, बेल्जियम में हुई। और भारत ने 2028-29 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य पद के लिए भी कौन सा अभियान शुरू किया? तो शांति नाम से एक अभियान शुरू किया। पिच ब्लैक अभ्यास अभी किसकी मेजबानी में शुरू हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा, भारत ने भी हिस्सा लिया है। और परिवर्तन योजना की कुल अनुमानित लागत क्या है? 9,585 करोड़ रुपए, जिसको आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। फिर आपसे पूछा कि अभी अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, इंटरनेशनल मून डे हमने मनाया कब? 20 जुलाई आंसर होगा। बाकी चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर तो कल पूछा था कि भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल इलेक्ट्रिक जो मल्टीपल यूनिट डेमो ट्रेन है ये कहां पर शुरू हुई? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न